नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 जून 2020 और स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टेम्प्ट्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए देख लेते हैं आज के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल के वीडियो में जो MCQs आपको दिए गए थे उनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट DSTBO रोड, यानी दरबुक्शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो इसके बारे में पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ 255 किलोमीटर लॉन्ग ऑल वेदर रोड। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है उसके पैरेलल ये DSTBO रोड है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एट DBO देयर इज़ अ सेकंड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि DBO यानी दौलत बेग ओल्डी जो कि इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पर सेकंड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप नहीं है, वहाँ पर हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है, बेली ब्रिज इज़ लोकेटेड एट द DSTBO। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो रिसेंटली इंडिया एंड नेपाल साइंड एन MOU फॉर। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पशुपतिनाथ कॉम्प्लेक्स। तो जो पशुपतिनाथ कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे इंडिया सैनिटाइजेशन फैसिलिटी जो है उनको डेवलप करने के लिए 2.33 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है नेपाल को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया रैंक 43rd फॉर ईयर 2019। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि डेनमार्क टॉप्ड दी 2019 रैंकिंग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। डेनमार्क यहाँ पे सेकंड रैंक पे था और टॉप इसको किसने किया था? सिंगापुर ने इसको टॉप किया था। और चौथा स्टेटमेंट है, इट यूजेज बोथ सॉफ्ट डेटा एंड हार्ड डेटा फॉर द रेफरेंस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। सबसे पहला आर्टिकल है, सोलर एक्लिप्स इन इंडिया। तो अब होने वाला क्या है कि जून 21, 2020 को हमारी धरती जो है वो विटनेस करेगी किसे? एक एन्युलर सोलर एक्लिप्स को, यानी कि सूर्य ग्रहण होगा वो 21 जून 2020 को धरती विटनेस करेगी। इस सूर्य ग्रहण की खास बात क्या है कि इसमें जो मून होगा वो सन के 98.8% पार्ट को ढक लेगा। यानी कि आप जैसा इस फिगर में देख सकते हैं इस तरह का कुछ सीन बनने वाला है 21 जून 2020 को। तो अब इक्लिप्सेस की बात आई है, यानी सूर्य ग्रहण के टाइम की बात आई है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोलर इक्लिप्सेस। दे आर पार्शियल सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स एंड एन्युलर सोलर इक्लिप्स। तो अब ये क्या क्या है इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला है टोटल इक्लिप्स, यानी कि द टोटल इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द मून कंप्लीटली ऑब्सक्योर्स द सन। भाई साहब आपको दिन में चांद तारे नजर आ जाएंगे अगर टोटल इक्लिप्स होगा तो, यानी कि सूरज का प्रकाश धरती पर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अगला है एन्युलर इक्लिप्स, द इक्लिप्स दैट अकर्स व्हेन द सन एंड मून आर इन लाइन विद द अर्थ। तो सन और मून और अर्थ जो है वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, यानी कि अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें पूरा सूरज नहीं देख पाता, उसका कुछ पार्ट एक रिंग के तौर पे हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एन्युलर एक्लिप्स। अगला है हाइब्रिड एक्लिप्स। तो ये स्थिति वो होती है जब टोटल और एन्युलर एक्लिप्स के बीच की सिचुएशन हमें मिलती है, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड एक्लिप्स। अगली है पार्शियल एक्लिप्स। ये एक्लिप्स हमें तब मिलता है जब सन एंड मून जो होते हैं वो मून और अर्थ के रेस्पेक्टिवली एक लाइन में नहीं होते। ठीक है। और 21 जून 2020 वाले इस एन्युलर एक्लिप्स की खास बात क्या है कि ये इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में देखा जाएगा और ये लगभग 6 घंटे तक के लिए कंटिन्यू करेगा ये एक्लिप्स जो है, और ये राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के वेरियस पार्ट्स में विजिबल होगा ये सूर्य ग्रहण। ठीक है। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है, $750 मिलियन लोन अप्रूवल बाई AIIB टू इंडिया। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
तो रिसेंटली हुआ क्या है कि AIIB जो है उसने भारत को 750 मिलियन US डॉलर की एड देने का फैसला किया है। इसका यूज हमारी गवर्नमेंट कहाँ करेगी? तो इसका यूज हमारी गवर्नमेंट ऐसे पुअर और वल्नरेबल लोग जो हैं, जो कोविड-19 की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार इस फंड का यूज करेगी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि द एड वॉज को फाइनेंस्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा ये एड फाइनेंस की गई है, यानी को फाइनेंस की गई है। इस फंड का यूज़ इनफॉर्मल सेक्टर को इम्प्रूव करने में और जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने में और हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में किया जाएगा। अब इंडिया और AIIB के रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो AIIB है उसने 3.6 बिलियन US डॉलर के सॉवरेन लोन्स इंडिया को दे रखे हैं हाल ही में, जिसमें कि रिसेंटली जो 500 मिलियन US डॉलर की इमरजेंसी रेस्पॉन्स एड जो दी गई थी कोविड-19 के अगेंस्ट इंडिया को, वो भी शामिल है। और ये फंड्स AIIB कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी में से अलोकेट करता है। ठीक है, तो अब ये क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी क्या है, एक बार इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो AIIB जो है उसके पास अभी भी कोई भी एक्सक्लूसिव पॉलिसी बेस्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क नहीं है, जिसकी वजह से ये बैंक क्या करता है, जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है उनमें क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी के तहत अलग अलग देशों को फाइनेंसिंग करता है, और जिसे को फाइनेंस किया जाता है वर्ल्ड बैंक और ADB के द्वारा। ठीक है, और इनिशियली CRF को 5 बिलियन US डॉलर के साथ में स्टार्ट किया गया था, बट इसको अब डबल कर दिया गया है और ये 10 बिलियन US डॉलर है, जिसकी वजह से अलग अलग देश जो हैं उनको फंड्स की शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आइए चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल है सिपरी ईयरबुक 2020 के बारे में। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसेंटली सिपरी ने सिपरी ईयरबुक 2020 रिलीज़ की है, जो असेस करती है आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को। इस सिपरी ईयरबुक 2020 की जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देयर आर 9 न्यूक्लियर स्टेट्स इन दी वर्ल्ड। तो ये 9 न्यूक्लियर स्टेट्स कौन कौन से हैं? USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, और 2019 में जो परमाणु हथियार हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या में कमी आई है, और वर्ल्ड में टोटल 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं 2019 में, जो कि 2018 में 13,865 थे। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 2020, यहाँ पे 2018 होगा। ओके, और रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, इन दोनों देशों के पास ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स का 90% है। चाइना और पाकिस्तान जो हैं उनके पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया के पास 2019 में 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स थे करीब। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना जी न्यूक्लियर ट्राइड बना रहा है, यानी उनकी आर्मी, नेवी और न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट्स को तैयार कर रहा है वो, ताकि वो एक साथ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ हमला कर सकें। अब सिपरी के बारे में बात आई है, तो एक बार सिपरी के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टॉकहोल्म, स्वीडन। और इसकी फाउंडेशन कब की गई थी? इसकी फाउंडेशन की गई थी 1966 में। और इसके मेजर रिसर्च एरियाज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। और ये ओपन सोर्सेज पे बेस्ड डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद चलते हैं आगे। तो एक बार आप इस टेबल पे भी नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जीपे के बारे में, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसेंटली इंडिया ने जीपे को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया। और ये जीपे क्या करता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है,
अब जीपे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल और मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और यूज को गाइड करता है। ठीक है, और ये इस तरह का पहला इनिशिएटिव है जो कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग को इनेबल करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। ठीक है, इट विल बी सपोर्टेड बाय अ सेक्रेटरीट। ओके, और इसे OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ जो कि मॉन्ट्रियल और पेरिस में होंगे उनके द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX के बारे में। तो रिसेंटली हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है। ये IGX जो है फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ये एक वेब बेस्ड इंटरफेस के साथ फुल्ली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म होगा और इसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा ओन किया जाएगा जो कि इंडिया का एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म है। यह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट पार्टिसिपेंट्स को स्टैंडर्डाइज्ड गैस कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए इनेबल भी करेगा और ऐसी संभावना है कि यह नेचुरल गैस की ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी को भी फैसिलिटेट करेगा और यह इंडिया के एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस के शेयर की भी ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा। इट विल प्रोवाइड हैसल फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। और इस प्लेटफॉर्म पर जो बायर्स एंड सेलर्स होंगे वे स्पॉट मार्केटिंग या फिर फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरह की मार्केटिंग को ये प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करेगा। और ये जो ट्रेडिंग होगी ये नेचुरल गैस जो कि हम इंपोर्ट करते हैं केवल उसी की ट्रेडिंग की जा सकेगी इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए 3 हब बनाए जाएंगे जो कि दाहेज और हाजीरा गुजरात में और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होंगे। और जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस होगी उसके प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे, जिसे इस गैस एक्सचेंज पे नहीं ट्रेड किया जा सकता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। इसके बाद अब जो आज के वीडियो के इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम इनको कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन, thank you very much for discussion.